हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल आर्य स्टडी पॉइंट में। मैं रंजित आर्य और आप सभी का फिर से स्वागत करता हूं एक नई वीडियो के साथ और नए चैप्टर के साथ। अभी हमारा जो एपिसोड वीडियो चल रही है, रिवीजन क्लास चल रही है, क्लास 12 पॉलिटिकल साइंस समकालीन विश्व में राजनीति का चैप्टर दो ध्रुवीयता का अंत। आप सभी को मालूम होगा कि मैंने रिवीजन क्लास स्टार्ट कर दी हैं और बोर्ड एग्ज़ाम जो है नज़दीक आ चुके हैं और आने वाले हैं। तो इसके लिए मैंने आपके लिए जो क्लास स्टार्ट की हैं रिवीजन के लिए, इसमें जो है शीत युद्ध का दौर एक चैप्टर हो चुका है और ये सेकंड चैप्टर है। अगर वो आपने नहीं देखा है तो अभी आ रहे IQ बटन में क्लिक करके और आपको जो है वो वीडियो मिल जाएगी, आप देख सकते हैं। और लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में भी है, तो आप देख सकते हैं। और आज जो है दो ध्रुवीयता का अंत चैप्टर सेकंड है, इसको आज पढ़ेंगे। ठीक है, तो शायद है आपको वीडियो पसंद आएगी। और अगर चैनल पर नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कीजिएगा। और इसको एक बार वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा, कम से कम 5 मित्रों को आप शेयर कीजिए। ज़्यादा न कर सके तो 5 मित्रों को ज़रूर शेयर कीजिए। तो ज़्यादा न कुछ करते हुए और चलते हैं फिर अपने टॉपिक की ओर, जो हमारा टॉपिक है आज का। तो दो ध्रुवीयता का अंत आप सभी को मालूम है। दो ध्रुवीयता का अंत कैसे हुआ? तो 1991 में जब सोवियत संघ का अंत हो गया तो दो ध्रुवीयता का अंत हो गया। विश्व में फिर एक अर्थव्यवस्था जो एक ध्रुवीय विश्व बन गया, वो कौन था? वो अमेरिका बची। अमेरिका के बाद में जो है सोवियत संघ का विघटन 1991 में हो गया था। 25 दिसंबर 1991 में जो है सोवियत संघ का विघटन हो गया। तो फिर जो दुनिया है वो दो ध्रुवीय न रह करके एक ध्रुवीय हो गई। ठीक है, चलिए तो फिर स्टार्ट करते हैं, आगे क्या है। तो शीत युद्ध के प्रतीक 1961 में बनी बर्लिन की दीवार को 9 नवंबर 1989। देखिए, मैं इसमें जो भी क्वेश्चन कराऊंगा वो सारे क्वेश्चन MCQ मतलब इम्पोर्टेंट क्वेश्चन रहेंगे, मात्र इम्पोर्टेंट क्वेश्चन करा रहा हूँ जो बोर्ड एग्जाम 2021 के लिए वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, उनको लेकर के आया हूँ। तो शीत युद्ध का प्रतीक जो है 1961 में बनी बर्लिन की दीवार, आप सभी को मालूम है बर्लिन की दीवार कब बनाई गई थी? 1961 में बनाई गई थी। और कब गिराई गई? तो जो है 9 नवंबर 1989 को बर्लिन की दीवार गिरा दी गई, जो 28 साल तक खड़ी रही थी। याद रखना, जो किसने गिराई? तो जनता द्वारा इसको तोड़ दिया गया, जनता ने इसको गिरा दिया। ठीक है, चलिए आगे। 25 दिसंबर को 25 दिसंबर में 1991 को सोवियत संघ का विघटन हो गया। कब? 25 दिसंबर को 1991 में सोवियत संघ का विघटन हो गया। फिर जो है अमेरिका एकमात्र महाशक्ति बची, जो विश्व में अमेरिका एक महाशक्ति है। ठीक है, अच्छा, सोवियत संघ की अब प्रणाली की जो अर्थव्यवस्था है और जन्म है, वो व्यवस्था के बारे में बात करें तो जो है 1917 में एक, आप सभी ने मालूम होगा, रूसी क्रांति हुई। 1917 में रूसी क्रांति हुई, और वो रूसी बेलशेविक क्रांति के नाम से भी जानते हैं जिसे। और इसके बाद में जो है समाजवादी सोवियत संघ जो है गणराज्य, सोवियत गणराज्य संघ USSR जो है अस्तित्व में आया। ठीक है, 1917 में सोवियत संघ अस्तित्व में आया। और इसके बाद में सोवियत संघ में जो है समतावादी समाज के निर्माण के लिए केंद्रीकृत योजना, राज्य के नियंत्रण पर आधारित और साम्यवादी दल द्वारा निर्देशित व्यवस्था सोवियत प्रणाली कहलाई। ठीक है, चलिए सोवियत प्रणाली की विशेषताएं क्या हैं? तो विशेषताओं के बारे में बात करें तो सोवियत प्रणाली की पूंजीवादी व्यवस्था का विरोध जो है तथा समाजवाद के आदर्शों से प्रेरित थी। ठीक है, सोवियत प्रणाली पूंजीवादी व्यवस्था का विरोध, मतलब पूंजीवादी व्यवस्था का विरोध करती थी और समाजवाद को अपनाने के लिए बात करती थी कि समाजवाद को अपनाओ, और कहती थी कि समाजवाद जो है सबसे ज़्यादा बेहतर है। अगला सेकंड है सोवियत प्रणाली में नियोजित अर्थव्यवस्था। सोवियत प्रणाली में जो है नियोजित एक अर्थव्यवस्था थी। कम्युनिस्ट पार्टी का यहाँ पर दबदबा था। किसका? कम्युनिस्ट पार्टी का दबदबा था। न्यूनतम जीवन स्तर की सुविधा और बेरोजगारी न होना। उन्नत संचार प्रणाली थी, यहाँ की संचार प्रणाली जो थी उन्नत थी। उत्पादन के संसाधन पर राज्य का नियंत्रण था। उत्पादन किसी के निजी हाथों में नहीं थे, वो उत्पादन जो है सरकार के नियंत्रण में थे, राज्य के नियंत्रण में थे।
अच्छा, दूसरी दुनिया के बारे में बात करें तो पूर्वी यूरोप के देशों को समाजवादी प्रणाली की तर्ज में ढाला गया। किसमें? पूर्वी यूरोप के देशों को जो है समाजवादी प्रणाली के तर्ज में ढाला गया और इन्हें ही समाजवादी खेमे के देश या दूसरी दुनिया का कहा गया है। ठीक है, किसको? पूर्वी यूरोप के देशों को जो है दूसरी दुनिया कहा गया है, इसे सोवियत संघ भी कहा गया है। ठीक है, चलिए आगे क्या है। मिखाइल गोर्बाचेव। मिखाइल गोर्बाचेव कौन थे? तो मिखाइल गोर्बाचेव जो है 1980 के दशक में मिखाइल गोर्बाचेव ने राजनीतिक सुधारों और लोकतांत्रिकरण को अपनाया। उन्होंने पुनर्रचना, पेरेस्ट्रोइका व खुलापन, ग्लासनोस्त के नाम से आर्थिक सुधार लागू किए। किसके लिए? सोवियत संघ के लिए। ठीक है, सोवियत संघ के लिए आर्थिक जो है सुधार लागू किए। और सोवियत संघ की समाप्ति की घोषणा किसने की? तो सोवियत संघ की समाप्ति की घोषणा 1991 में बोरिस येल्त्सिन के नेतृत्व में हुई। और ये जो है पूर्वी यूरोप के देशों ने, इनमें कौन कौन से थे? तो रूस, यूक्रेन, बेलारूस। और सोवियत संघ की समाप्ति की घोषणा किसने किसने की? तो रूस ने की, यूक्रेन ने की और बेलारूस, इन तीनों ने जो है सोवियत संघ की घोषणा 1991 में कर दी थी। ठीक है, बोरिस येल्त्सिन के नेतृत्व में। ठीक है, CIS जिसे स्वतंत्र राज्यों का राष्ट्रकुल बना जो 15 नए देशों का उदय। ठीक है, नए देशों का उदय हुआ। अच्छा, सोवियत संघ विघटन के कारण क्या क्या थे? क्यों सोवियत संघ का विघटन हो गया? तो देखिए, ये जो है नागरिक की राजनीति और आर्थिक आकांक्षाओं को पूरा नहीं कर पाया। इसने नागरिक की बिल्कुल बात नहीं सुनी, अपनी बातों पर आगे अड़ा रहा। जो भी इसने क्या किया कि ये लगा रहा अपने हथियार बनाने में, औजार बनाने में, लेकिन इसने नागरिकों की कुछ नहीं सुनी। तो फिर इसने नागरिकों ने सोवियत संघ को धक्का दे दिया। चलिए, सोवियत प्रणाली पर नौकरशाही शिकंजा। सोवियत प्रणाली पर जो है नौकरशाही शिकंजा था, वहाँ पर लोगों का दबदबा था। और कम्युनिस्ट पार्टी का ये बहुत बड़ा गढ़ था, बहुत बड़ा अंकुश था। यहाँ पर कम्युनिस्ट पार्टी का शासन चलता था। और इसके बाद में चौथा है संसाधनों का अधिकतम उपयोग जो है परमाणु हथियारों पर किया गया। संसाधन जितने भी थे सबका उपयोग परमाणु हथियारों पर इसने कर दिया। इसने और कुछ नहीं देखा, न तो अपने जनता को देखा, न समाज को देखा, कुछ नहीं देखा, बस ये हथियारों पर लगा रहा। इसीलिए जनता भड़क उठी और भड़कने के बाद भी सोवियत संघ का विघटन हो गया। अच्छा, प्रौद्योगिकी और बुनियादी ढांचे में पश्चिम के मुकाबले में पीछे रहना। ये जो है प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में और बुनियादी ढांचे के क्षेत्र में जो है ये पश्चिमी देशों के मुकाबले में पीछे रहा है। हमेशा ये अमेरिका से पीछे रहा और रूस की प्रमुखता इसमें थी। ये सोवियत संघ में सबसे प्रमुख भूमिका जो है रूस की होती थी। और मिखाइल जो है गोर्बाचेव थे, गोर्बाचेव के द्वारा किए गए सुधारों का विरोध किया गया इसमें। और अर्थव्यवस्था जो है गतिरुद्ध और उपभोक्ता वस्तुओं की कमी हो गई। जो अर्थव्यवस्था चल रही थी वो बिल्कुल कहीं के कहीं थम गई, वहीं के वहीं रुक गई। और इसके बाद में जो इसके बाद में जो वस्तुओं की कमी पड़ गई, उपभोक्ता वस्तुओं की कमी पड़ गई, राष्ट्रवादी भावनाओं में जो है संप्रभुता की इच्छा का उभार हुआ। ठीक है, सोवियत प्रणाली जो है सत्तावादी होना और पार्टी का जनता के प्रति जवाबदेह न होना। ठीक है, चलिए अब बात करेंगे सोवियत संघ के विघटन के परिणाम क्या क्या थे। तो सोवियत संघ के विघटन के परिणाम जो हैं, आप अगर देखोगे तो बहुत सारे परिणाम निकलते हैं। भाई सोवियत संघ का विघटन क्यों हुआ? तो आप सभी जानते हैं कि उसने जो है सर्वप्रथम तो बात यही है कि जनता को नहीं देखा और अपने काम से काम रखा। और उसने जो है पूरी जो है शीत युद्ध का संघर्ष पूरा उसने क्या किया कि हाँ, इसमें देखेंगे शीत युद्ध का संघर्ष जो है समाप्त हो गया। सोवियत संघ का विघटन के परिणाम क्या क्या थे? परिणाम क्या निकले? तो परिणाम ये निकले कि पहले तो शीत युद्ध का संघर्ष जो चल रहा था बहुत दिन से 1945 से लेकर के और 90 तक, कम से कम 45 वर्ष जो है शीत युद्ध का मतलब संघर्ष चला। तो ये जो है शीत युद्ध खत्म हो गया और विश्व जो है एक ध्रुवीय विश्व अर्थात अमेरिका का वर्चस्व उदय हुआ। ये अमेरिका का वर्चस्व बचा इसमें। अच्छा, आगे देखिए आगे क्या है। तो आगे हथियारों की जो होड़ थी वो भी समाप्त हो गई, हथियारों की होड़ समाप्त हो गई और सोवियत खेमे का अंत हो गया और 15 नए देशों का उदय हुआ। ठीक है, सोवियत खेमे का अंत हो गया और 15 नए देशों का उदय हुआ। और रूस सोवियत संघ का उत्तराधिकारी बना। कौन? रूस जो है सोवियत संघ का उत्तराधिकारी बना। विश्व राजनीति में शक्ति संबंध परिवर्तन हो गए। ठीक है, और समाजवादी विचारधारा पर प्रसन्न चिन्ह पूंजीवादी उदारवादी व्यवस्था का वर्चस्व रहा। ठीक है, चलिए अब बात करेंगे शॉक थेरेपी को लेकर के। तो शॉक थेरेपी का भाई ये तो बहुत ही मतलब इम्पोर्टेंट और बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ठीक है,
ये ज़्यादा ही इम्पोर्टेंट कुछ है, क्योंकि मतलब शॉक थेरेपी जो है सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसी चैप्टर का सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो है शॉक थेरेपी है, याद रखना। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए शॉक थेरेपी, शॉक थेरेपी जो है, शॉक थेरेपी का शाब्दिक अर्थ है आघात पहुंचाकर उपचार करना। शॉक थेरेपी का अर्थ क्या है? आघात पहुंचाकर उपचार करना। ये जो है साम्यवाद के पतन के बाद में सोवियत संघ के गणराज्यों को विश्व बैंक और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष द्वारा निर्देशित साम्यवादी पूंजीवादी की ओर संक्रमण परिवर्तन की मॉडल को अपनाने को कहा गया है। किसे? मतलब पहले तो इन्होंने साम्यवाद को अपनाया, जब साम्यवाद का पतन हो गया तो पूंजीवादी में आना पड़ा इनको, तो इसीलिए कहा गया कि आघात पहुंचाकर उपचार करना, जो शॉक थेरेपी कहा गया जिसे, ये इसे ही शॉक थेरेपी कहते हैं। अच्छा, शॉक थेरेपी की विशेषताएं क्या हैं? तो ये विशेषताएं कुछ हैं। मिल्कियत प्रमुख रूप से निजी स्वामित्व है इसमें, ये किसी के दबाव में नहीं रह सकते। इसके बाद में राज्य की संपदा का निजीकरण, राज्य की जो संपदा है उसका निजीकरण होगा। और सामूहिक फार्म की जगह निजी फार्म होंगे। जो सामूहिक फार्म होते थे, जैसे सरकार को मिला करके एक फार्म होगा, लेकिन अब निजी फार्म होंगे, ठीक है, निजी फार्म होंगे। ये जिसके भी होंगे वो अपना खुद का फार्म होगा, लेकिन जब सोवियत प्रणाली में थे तब जो है सब जो है सामूहिक फार्म थे। अच्छा, मुक्त व्यापार व्यवस्था को अपनाना, व्यापार जो है मुक्ति से कर सकते हैं, कोई किसी का दबाव नहीं, अपने आप कहीं भी जाकर के व्यापार कर सकते हैं, ये भी एक मतलब इम्पोर्टेंट है। और इसके बाद में मुद्राओं की आपसी परिवर्तनीयता, मुद्रा भी परिवर्तन कर सकते हैं। पश्चिमी देशों की अर्थव्यवस्था से जुड़ाव रहा है और पूंजीवादी के अतिरिक्त किसी भी वैकल्पिक व्यवस्था को स्वीकार नहीं किया गया, ठीक है, किसी भी वैकल्पिक व्यवस्था को स्वीकार नहीं किया गया। और शॉक थेरेपी के परिणाम के बारे में बात करेंगे तो पूर्णतया असफल रूस का औद्योगिक ढांचा जो है चरमरा गया, रूसी मुद्रा रूबल में गिरावट आ गई और समाज कल्याण की पुरानी व्यवस्था का नष्ट हो गई। 90% उद्योग जो है निजी हाथों से लेकर के जो है कंपनियों के औने पौने दामों में बेच दिए गए, जिनको एक इतिहास में बड़ी गराज सेल के नाम से जाना जाता है, बड़ी गराज सेल के नाम से जाना जाता है। आर्थिक विषमता बढ़ी। इसके बाद में खाद्यान्न संकट जो है वो भी हो गया, खाद्यान्न संकट हो गया, खाद्यान्न की कमी हो गई, खाने के लिए कुछ नहीं बचा। माफिया वर्ग जो था, माफिया वर्ग भी उभर कर आया। अच्छा, कमजोर संसद और राष्ट्रपति को अधिक शक्तियां, जिसने सत्तावादी राष्ट्रपति शासन का, ठीक है। अच्छा, संघर्ष व तनाव के क्षेत्र, पूर्वी सोवियत संघ के अधिकांश गणराज्य संघर्ष की आशंका वाले क्षेत्र हैं। इन देशों में बाहरी ताकतों की दखलंदाजी भी बढ़ी है और रूस के 2 गणराज्यों चेचन्या और दागेस्तान में हिंसक अलगाववादी आंदोलन चले। चेकोस्लोवाकिया को 2 भागों में, चेक तथा स्लोवाकिया में बट गया, ठीक है, ये 2 भागों में बट गया। इसके बाद हम बाल्कन क्षेत्र के बारे में बात करें तो बाल्कन क्षेत्र जो है गणराज्य यूगोस्लाविया गृह युद्ध के कारण जो है कई प्रांतों में बट गया, जिसमें है बेस्निया, गोविना, स्लोवेनिया तथा क्रोएशिया। इसमें नाम भी तो कुछ अजब अजब से होते हैं। और अपने को स्वतंत्र घोषित कर दिया इन्होंने, ठीक है। लेकिन बाल्टिक क्षेत्र के लिथुआनिया ने मार्च 1990 में अपने आप को स्वतंत्र घोषित किया और एस्टोनिया, लातविया, लिथुआनिया 1991 में संयुक्त राष्ट्र संघ के सदस्य बने और 2004 में नाटो में शामिल हुए, ठीक है, 2004 में, ठीक है। चलिए मध्य एशिया के बारे में बात करें। मध्य एशिया के तजाकिस्तान में 10 वर्षों तक यानी 2001 तक गृह युद्ध चला। मध्य एशिया के तजाकिस्तान में 10 वर्षों तक यानी 2001 तक गृह युद्ध चला, जो अजरबैजान, आर्मेनिया, यूक्रेन, किर्गिज़स्तान, जॉर्जिया में भी गृह युद्ध की स्थिति है अभी, ठीक है। मध्य एशियाई गणराज्यों में पेट्रोल के विशाल भंडार हैं। मध्य एशियाई राज्यों में जो है पेट्रोल के बहुत ही विशाल भंडार हैं और इसी कारण से यह क्षेत्र जो है बाहरी ताकतों और तेल कंपनियों की प्रतिस्पर्धा का अखाड़ा भी बन गया है। क्या? इसी कारण बन गया है, ठीक है। अब बात करेंगे, देखिए यही बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि पूर्व साम्यवादी देश और भारत। तो पूर्व साम्यवादी देशों के साथ जो है भारत के संबंध बहुत ही अच्छे और सटीक रहे हैं।
आज भी देखे जाते हैं। और भारत के संबंध जो है सोवियत संघ से, रूस से बहुत ही अच्छे संबंध और बहुत अच्छे संबंध रहे हैं, और रूस के साथ जो है विशेष रूप से प्रगाढ़ है। ठीक है, दोनों का सपना था कि देश जो है हर देश बहुध्रुवीय बने, किसी का किसी पर अधिकार ना हो, हर कोई अपना अपना कर सके। ये दोनों का सपना था, भारत और रूस का। ठीक है, और दोनों देश सह अस्तित्व, सामूहिक सुरक्षा, क्षेत्रीय संप्रभुता और स्वतंत्र विदेश नीति, अंतर्राष्ट्रीय झगड़ों का वार्ता द्वारा हल, संयुक्त राष्ट्र संघ के सुदृढ़ीकरण तथा लोकतंत्र में विश्वास रखते हैं। ठीक है, 2001 में भारत और रूस द्वारा 80 द्विपक्षीय समझौते पर हस्ताक्षर किए गए हैं। कब? 2001 में 80 द्विपक्षीय समझौते पर भारत और रूस द्वारा हस्ताक्षर किए गए हैं। ठीक है, भारत रूसी हथियारों का खरीदार है। भारत सबसे ज़्यादा अगर कहीं से हथियार खरीदता है तो रूस से खरीदता है, और रूस से ही वही सारे जितने भी हथियार हैं भारत ने रूस से खरीदे हैं, और जितने भी खरीदता है तो वो रूस से ही खरीदता है। ठीक है, रूस में जो है सबसे बड़े तेल के आयात और तेल के भंडार हैं। ठीक है, इजराइल तेल का बहुत बड़ा, इजराइल जो है तेल का बहुत बड़ा एक उद्योग खान है इजराइल में, तो वो जो है रूस में है। ये सारा कुछ रूस से आता है तेल। परमाणुविक योजना तथा अंतरिक्ष योजना के रूसी मदद। देखो, परमाणुविक योजना तथा अंतरिक्ष योजना में रूसी मदद की है इसने। इसके बाद में कजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान के साथ ऊर्जा आयात बढ़ाने की कोशिश। गोवा में दिसंबर 2016 में हुए ब्रिक्स सम्मेलन के दौरान रूस भारत के बीच हुए 17वें वार्षिक सम्मेलन में जो है भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एवं रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के बीच रक्षा, परमाणु ऊर्जा, अंतरिक्ष अभियान समेत आर्थिक संबंधों बढ़ावा देने और उनके लक्ष्यों की प्राप्ति पर बल दिया गया है। तो ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। शायद आपको वीडियो पसंद आई तो एक बार लाइक जरूर कीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। और मैं आपसे बस यही निवेदन करना चाहता हूँ कि आप बस पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए, और अपनी जो 2021 की जो एग्ज़ाम आ रहा है आपका, इसमें कम से कम कितना बताऊँ आपको, कम से कम 95% तो आपका आना ही चाहिए। अगर आर स्टडी पॉइंट यूट्यूब चैनल पर पढ़ रहे हो तो आपका 95% आना चाहिए। ठीक है, चलिए, तो ये आपको आया होगा समझ में। अगर आया है तो जरूर शेयर जरूर कीजिएगा। ठीक है, तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।